16 जनवरी 1974 रात के 2 बजे एक 20 साल का प्रकाश हेगड़े नाम का लड़का पहले ही मौत की नींद सो चुका था। उसकी लाश लोहे के एक ड्रम में बंद थी जिसे भारी पत्थरों से दबाया गया था और वह तलहटी में डूबी हुई थी, एक ऐसी झील के जो सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर थी उसके पिता के रेस्टोरेंट से। उसके पिता उसी दिन पुलिस के पास गए थे। पुलिस ने उनसे कहा कि उनका बेटा शायद अपनी मर्जी से कहीं चला गया होगा। देसी केस फाइल्स, सच्चे अपराध, असली भारत। यहां कुछ भी काल्पनिक नहीं है। साल 1976 में पुणे की अपनी एक अलग और खास पहचान थी। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। यहां बेहतरीन कॉलेज थे, सांस्कृतिक संस्थान थे और यह अपनी सभ्यता और शांति के लिए मशहूर था। यह एक ऐसा शहर था जहां लोग अपने घरों के मुख्य दरवाजे बिना ताले के छोड़ देते थे, जहां बच्चे अंधेरा होने के बाद भी बिना किसी डर के अकेले ही घर लौट आते थे, जहां पड़ोसी एक दूसरे को उनके नाम से पहचानते थे। वह शहर जनवरी 1976 तक वैसा ही शांत और सुरक्षित था, लेकिन दिसंबर आते आते सब कुछ तबाह हो गया। साल के अंत तक जो सिनेमा हॉल हर रात दर्शकों से खचाखच भरे रहते थे, वहां सूर्यास्त के बाद सन्नाटा पसरने लगा था। लोग अंधेरा होने से पहले ही अपने घरों को भीतर से लॉक करने लगे थे। पुलिस कमिश्नर ने सड़कों पर सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की तैनाती की मांग की थी। 10 लाख की आबादी वाला यह शहर मिलकर चुपचाप दहशत के साए में जी रहा था और इस खौफ के जिम्मेदार लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे थे। यह कहानी है जोशी अभ्यंकर हत्याकांड की, एक ऐसा मामला जिसे पुणे आज तक पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया है और जिसे बाकी के भारत ने उसे लगभग पूरी तरह से भुला दिया है। अभिनव कला महाविद्यालय जो तिलक रोड पर था, वह एक सरकारी वित्त पोषित कॉलेज था जहां व्यावसायिक कला सिखाई जाती थी। दिखने में यह बिल्कुल साधारण था। ज्यादातर छात्र यहां से ग्रेजुएट होकर बिना किसी शोर शराबे के अपनी आम जिंदगियों में खो जाते थे, लेकिन उनमें से 4 ऐसे नहीं थे। राजेंद्र जक्कल सबसे बड़ा था, 25-26 साल का। वही सारे फैसले लेता था और बाकी सब उसके पीछे चलते थे। दिलीप सुतार 21 साल का था। शांताराम कान्होजी जगतप 23 साल का था। मुनव्वर हारून शाह 21 साल का था। इन चारों ने कैंपस में अपनी एक पहचान बना ली थी, पर पढ़ाई लिखाई के लिए बिल्कुल नहीं। शराब पीना, छोटी मोटी चोरियां करना, इस तरह का व्यवहार जिसकी वजह से छात्र गलत कारणों से नजरों में आ जाते हैं। 1975 की सर्दियों तक उन्होंने एक योजना बना ली थी और इसकी शुरुआत वैसे ही हुई जैसे कई भयानक चीजों की होती है, एक ऐसी चीज से जो उन्हें बहुत आसान लग रही थी। अपहरण, फिरौती, पैसा। उनका निशाना उनका ही एक सहपाठी था जिसका नाम प्रकाश हेगड़े था, उम्र 20 साल। उसके पिता कॉलेज के पीछे एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते थे। उनके पास थोड़ा पैसा था, इतना कि इन चारों को उसमें एक मौका दिखाई दिया। 15 जनवरी 1976 को उन्होंने प्रकाश को बहला फुसलाकर अपने साथ ले लिया। वह अपनी मर्जी से आ गया। वह उनका सहपाठी था। आप कभी उम्मीद नहीं करते कि आपको उन लोगों से डरना होगा जिन्हें आप हर रोज अपनी क्लास में देखते हैं। वे उसे करवे रोड पर जक्कल के टीन के शेड में ले गए। उन्होंने उसे जबरदस्ती एक पत्र लिखने को कहा, अपने पिता को। पत्र में लिखा था कि वह घर छोड़ रहा है अपनी खुद की मर्जी से, कि वह वापस नहीं लौटेगा। उन्होंने उससे उस पर दस्तखत करवाए। 16 जनवरी की रात को उन्होंने प्रकाश हेगड़े का मुंह बंद कर दिया, नायलॉन की रस्सी का एक टुकड़ा लिया और उसके गले पर एक खास तरह की गांठ बांधकर उसका गला घोंट दिया। उन्होंने उसके शरीर को लोहे के ड्रम में रखा, उसमें पत्थर भरकर भारी किया, उसे पेशवे पार्क ले गए और उसे झील में गिरा दिया। वह पार्क बस कुछ ही मीटर दूर था होटल विश्व से, उस रेस्टोरेंट से जहां प्रकाश ने जिंदगी भर नाश्ता किया था। अगली सुबह उन्होंने फिरौती की एक चिट्ठी रेस्टोरेंट के शटर के नीचे सरका दी। सुंदर हेगड़े ने वह चिट्ठी पढ़ी। वह पुलिस के पास गए। उन्होंने उन्हें बताया कि उनका बेटा घर वापस नहीं आया है। पुलिस ने उस चिट्ठी को देखा जिस पर प्रकाश के नाम से दस्तखत थे।
और उनसे कहा कि लड़के कभी कभी घर छोड़ देते हैं, कि वह शायद अपनी मर्जी से गया होगा, कि ऐसी बातें होती रहती हैं। सुंदर हेगड़े को इस पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने फिरौती की रकम का इंतजाम किया। उन्होंने इसे तय की गई जगह पर रख दिया। उन्होंने इंतजार किया, कोई नहीं आया, क्योंकि प्रकाश पहले से ही झील में था, सिर्फ 50 मीटर दूर। उन चारों ने अपना पहला कत्ल कर दिया था, और इस दौरान उन्होंने एक अहम बात सीख ली थी कि पुलिस ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करने वाली है। कम से कम किसी लापता रेस्टोरेंट मालिक के बेटे के लिए तो नहीं, कि मालिक के जो एक गरीब इलाके का हो, बिना किसी लाश के तो बिल्कुल नहीं, बिना किसी दबाव के भी नहीं, उन लोगों की तरफ से जो अहमियत रखते थे। यह बात जानना ही शायद सबसे ज्यादा खतरनाक था, किसी भी और चीज से जिसे लेकर वे वहां से बचे निकले थे। अगस्त में वे कोल्हापुर गए, एक व्यापारी को निशाने के तौर पर चुना, हालात का जायजा लिया और पीछे हट गए। बहुत ज्यादा जोखिम था। वे वापस पुणे लौट आए, लेकिन वे रुके नहीं। रात को 31 अक्टूबर 1976 की वे अच्युत जोशी के घर गए, जो विजयनगर कॉलोनी में था। उन्होंने जबरदस्ती अंदर प्रवेश किया। जोशी और उनकी पत्नी उषा घर पर ही थे। उन्होंने उन्हें बांध दिया। उन्होंने अच्युत जोशी का गला घोंट दिया। उन्होंने दम घोंटकर उषा को मार डाला। तभी मुख्य दरवाजा खुला। उनका किशोर बेटा आनंद घर वापस आया। वह अपने ही घर के अंदर आया और पाया कि उसके माता पिता पहले ही मर चुके हैं। उसके पास समझने का वक्त ही नहीं था कि क्या हो रहा था। उन्होंने उसे बांध दिया और उसी रस्सी से उसका गला घोंट दिया। एक ही परिवार के 3 सदस्य एक ही रात में। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, एक मंगलसूत्र चुराया, एक घड़ी और कई हजार रुपए, और वहां से चले गए। 3 हफ्ते बाद उन्होंने निशाना बनाया यशोमती बाफना के बंगले को, जो शंकर शेठ रोड पर था। इस बार कुछ अलग हुआ। बाफना और उनके 2 नौकरों ने मुकाबला किया। उन्होंने शोर मचा दिया। वे चारों कूदकर भाग गए, एक कंटीले तारों की बाट के ऊपर से, अंधेरे में, खाली हाथ। यह इकलौता ऐसा मौका था जब वे नाकाम रहे। इससे उनका गुस्सा और बढ़ गया, और भी बेरहम। 1 दिसंबर 1976 को लगभग शाम के 8 बजे वे चारों आदमी गेट तक पहुंचे, स्मृति बंगले के भांडारकर रोड पर, और डोरबेल बजाई। वह घर काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर का था, 88 साल के, एक संस्कृत विद्वान जो पुणे के प्रबुद्ध वर्ग में जाने माने थे। उनके साथ उनकी पत्नी इंदिराबाई रहती थी, 76 साल की। उनकी नौकरानी सखूबाई वाघ, 60 साल की। उनकी पोती जय, 21 साल की। उनका पोता धनंजय, 19 साल का। उनका बेटा गजानन और उसकी पत्नी हीराबाई बाहर गए हुए थे उस शाम डिनर के लिए। जब घंटी बजी तो धनंजय ने दरवाजा खोला। वह 19 साल का था। उसे उम्मीद थी कि उसके माता पिता डिनर से वापस आ रहे होंगे। उसने दरवाजा खोला बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि भला वह क्यों ना खोलता। वे चारों आदमी अंदर आ गए। वे घर के अंदर एक ऐसे तरीके से बढ़े जो अब तक काफी सध चुका था। उन्होंने हर एक व्यक्ति को ढूंढा। उन्होंने उनके हाथ और पैर बांध दिए। उन्होंने हर किसी के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, और फिर एक एक करके उन्होंने उनमें से प्रत्येक का नायलॉन की रस्सी से गला घोंट दिया। काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर, 88 साल के संस्कृत विद्वान, गला घोंट दिया गया। उनकी पत्नी इंदिराबाई, 76 साल, गला घोंट दिया गया। सखूबाई वाघ, जो उस घर में सालों से काम करती थीं, 60 साल की, गला घोंट दिया गया। पोता धनंजय, 19 साल का, वह लड़का जिसने खोला दरवाजा, गला घोंटकर मार दिया गया। जय 21 साल की थी। वह इकलौती ऐसी थी जिसकी हत्या रस्सी से नहीं की गई थी। उसके साथ जो हुआ वह दर्ज है अदालती दस्तावेजों में। मैं उसका वर्णन यहां नहीं करूंगा। दस्तावेज उन लोगों के लिए मौजूद हैं जिन्हें जानने की जरूरत है। उन्होंने पूरे घर को तहस नहस किया। जो भी कीमती सामान उन्हें मिला वह ले लिया और चले गए। गजानन और हीराबाई रात के खाने से वापस आए उस रात देर से। उन्हें अपना परिवार मिला। मैं ये बात साफ कहना चाहता हूं, ये कोई किरदार नहीं थे किसी कहानी के। काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर ने बिताए थे 88 साल एक ऐसा जीवन बनाने में जो विद्वता से भरा था। धनंजय 19 साल का था।
वह उम्र जहां आपको लगता है कि आप शुरुआत करने वाले हैं। सकूबाई वाघ ने उस घर में काम किया था सालों तक, शायद इसलिए क्योंकि वह उन लोगों को अपने परिवार के बेहद करीब मानती थी। उनमें से हर कोई अब तक पुरानी खबर बन चुका होता, उनकी मौतें बहुत पहले सुलझ चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं है। यह बात पूरे पुणे में फैल गई जैसे कोई भयानक खबर हमेशा फैलती है, तेजी से और एक विशेष तरह के खौफ के साथ जो दिमाग के बजाय सीधे शरीर में समा जाता है। 5 लोग, एक परिवार, एक रात, भंडारकर रोड। सिनेमा हॉल खाली हो गए, रेस्टोरेंट जल्दी बंद होने लगे, लोगों ने अतिरिक्त ताले लगवा लिए। पुलिस कमिश्नर ने रात की गश्त के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की तैनाती की मांग की। अब वहां एक साफ तौर पर दिखने वाली वर्दीधारी पुलिस की मौजूदगी पुणे की सड़कों पर अंधेरा होने के बाद, और फिर भी लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। और यही वो बात है जो बनाती है इस मामले को इतना मुश्किल सीधे तौर पर देखने के लिए। वे 4 लोग जिन्होंने यह किया था, वे अभी भी कॉलेज जा रहे थे, अभी भी घूम रहे थे उसी कैंपस में, अभी भी रह रहे थे उसी शहर में, और अभी तक कोई नहीं जानता था कि वे कौन थे। शाम को 23 मार्च की 1977 की अनिल गोखले नाम के एक युवक को मिलना था अल्का टॉकीज सिनेमा घर में अपने भाई से। उसका भाई जक्कल और सुतार का एक पूर्व सहपाठी था। अनिल उसे ढूंढ नहीं पाया। वह खड़ा था फुटपाथ पर, तभी जक्कल वहां आया अपनी मोटरसाइकिल पर और उसने उसे घर छोड़ने की पेशकश की। अनिल गोखले बैठ गया मोटरसाइकिल पर एक ऐसे आदमी के साथ जिसे वह अपने भाई के कॉलेज के जरिए जानता था। वे सिनेमा घर से दूर चले गए। अनिल को फिर कभी जिंदा नहीं देखा गया। अगली शाम 24 मार्च को अनिल गोखले का शव यरवदा के पास मिला। उसे बांधा गया था एक लोहे की सीढ़ी से, भारी पत्थरों से बांधकर, और फेंक दिया गया था मुलामुता नदी में। इंस्पेक्टर मानिकराव दमामे के नेतृत्व में एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दमामे ने शव को देखा, उन्होंने रस्सियों को देखा, उन्होंने गांठों को देखा। उन्होंने इसे पहले भी देखा था, इस शव को नहीं बल्कि इस गांठ को, यही हूबहू गांठ जो दिखाई दी थी जोशी के घर पर, अभ्यंकर के घर पर, हर उस अपराध स्थल पर जिसे उन्होंने दर्ज किया था एक नाकाम डकैती के रूप में। पुलिस इन्हें अलग अलग मामलों के रूप में देख रही थी। दमामे अब समझ चुके थे कि वे किसी एक ही गिरोह की तलाश कर रहे थे। जांच का रुख पूरी तरह बदल गया। पुलिस ने गिरोह से जुड़े हर व्यक्ति को पकड़ना शुरू कर दिया। सहपाठी, जान पहचान वाले, कॉलेज का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे शायद कुछ पता हो। ज्यादातर लोगों को कुछ नहीं पता था, पर एक शख्स को पता था। सतीश गोरे नाम के एक साथी को गिरोह द्वारा इन हत्याओं के बारे में लगातार जानकारी दी जा रही थी। पूछताछ के दौरान गोरे टूट गया। उसने जांचकर्ताओं को प्रकाश हेगड़े के बारे में बताया कि शव कहां था और उस रात क्या हुआ था। एक और सहपाठी सुहास चांडक ने, जिसने पहली हत्या अपनी आंखों से देखी थी और अपनी जान के जोखिम पर खुद को इस गिरोह से अलग कर लिया था, उसने भी अपनी गवाही दी। गोरे के कबूलनामे, चांडक की गवाही और हर वारदात को जोड़ने वाले नायलॉन की रस्सी के उस खास फंदे के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। 30 मार्च 1977 को चारों आरोपियों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम कान्होजी जगताप, मुनव्वर हारून शाह। प्रकाश हेगड़े को लोहे के ड्रम में बंद करके झील में फेंके जाने के 14 महीने बाद 10 शिकार, 1 शहर, एक सरकारी आर्ट कॉलेज के 4 नौजवान। हिरासत में चारों ने मुंह खोल दिया। उन्होंने हर हत्या की पूरी कहानी विस्तार से बताई। मुकदमा 15 मई 1978 को शुरू हुआ। वरिष्ठ आपराधिक वकील श्यामराव सामंत को विशेष सरकारी वकील राज्य सरकार द्वारा। यह मामला चला 4 महीने से भी ज्यादा समय तक। 28 सितंबर 1978 को सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वामन नारायण बापट ने इन चारों को मौत की सजा सुनाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार रखी अपील पर दोष सिद्ध दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा। उन्होंने याचिका दायर की भारत के राष्ट्रपति के पास दया के लिए। राष्ट्रपति ने खारिज कर दी वह याचिका। 27 नवंबर 1983 को राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम कान्होजी जगताप
और मुनव्वर हारून शाह को फांसी दे दी गई पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में। 7 साल बाद जब प्रकाश हेगड़े की हत्या की गई थी, 7 साल की जांच, मुकदमे, अपीलें, याचिकाएं और इंतजार। न्याय की बात यह है कि जब वह आखिरकार मिलता है तो वह कुछ भी पहले जैसा नहीं कर पाता। सुंदर हेगड़े, पहले पीड़ित के पिता, उन्होंने सालों बाद एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा था कि जब आपका समय आता है तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकते, कि प्रकाश का समय आ गया था और वह चला गया था। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे कर सकते थे। वे कोशिश कर रहे थे दशकों बाद इस सच को स्वीकार करने की कि इस शहर ने फिरौती के पत्र पर पहले यकीन किया, बजाय एक दुखी पिता के, कि 2 पुलिस कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया था और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, कि सिस्टम ने तय कर लिया था कि उसका बेटा इस लायक नहीं था कि उसके लिए ठीक से कोशिश की जाए, जांच के लायक नहीं था। जोशी अभ्यंकर हत्याकांड, 10 जिंदगियां, 14 महीने, एक नायलॉन की रस्सी जिसमें एक खास गांठ थी जिसे बार बार बांधा गया, 10 अलग अलग अपराधों में, जब तक कि एक इंस्पेक्टर ने इस पैटर्न पर ध्यान नहीं दिया और पूरा ताना बाना ढह गया। 16 महीने बीत गए पहली हत्या और गिरफ्तारी के बीच। परिवार वाले पुलिस के पास गए थे, शिकायतें दर्ज कराईं, पर उन्हें खारिज कर दिया गया। वे गरीब परिवार थे, एक गरीब इलाके से, और इसी वजह से सिस्टम की नजर में वे कम महत्वपूर्ण थे। यह कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है, वह तर्क आज भी खत्म नहीं हुआ है। पुणे इस सदमे से उबर गया। सिनेमा हॉल फिर से भरने लगे, लोग अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने लगे। लेकिन अगर आप आज भांडारकर रोड पर चलें और वहां रुकें जहां कभी स्मृति बंगला हुआ करता था, तो आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जो आज भी उस दिसंबर की शाम का बोझ समेटे हुए है। जगहें याद रखती हैं, भले ही लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें। यह है देसी केस फाइल्स। अगर यह कहानी आपके दिल में रह गई तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो इन नामों को जानने का हकदार है। पीड़ितों के नाम: प्रकाश हेगड़े, अच्युत और उषा और आनंद जोशी, काशीनाथ शास्त्री, अभ्यंकर और इंदिराबाई और धनंजय और जय, सखूबाई वाघ, अनिल गोखले। 10 लोग जो उस शहर से बेहतर के हकदार थे जिसे उनकी रक्षा करनी थी। सब्सक्राइब करें और अगले हफ्ते हम एक और कहानी के साथ हाजिर होंगे। एक और ऐसा सच जिससे भारत का अभी जूझना बाकी है। हम यहीं मिलेंगे।